तो वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, क्लास 10th में हो, अगर 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। देख पा रहे हो 2024 का यह पेपर सेम एकदम आप लोगों का ऐसा ही पेपर आने वाला है 2024 में। कोड आप लोगों का 825 FF है। ठीक है, देखो एक वायरल पेपर में आप लोगों को बताऊंगा, पूरा सोल्यूशन में आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। और सभी प्रश्न हम उत्तर के साथ आप लोगों को बताने वाले, साथ ही साथ मानचित्र भी बताने वाले हैं। जैसा कि देख पा रहे हो, मानचित्र भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों को। पूरा मानचित्र में कार्य करके दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे भरना है और कैसे 10 नंबर के मानचित्र आते हैं तो कैसे लेकर आओगे नंबर यार। ठीक है, देखो पेपर, ये पेपर आप लोगों का है पूरा एकदम। जो पेपर है पूरा सॉल्व कर लोगे तो पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस जो पेपर है इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अनुक्रमांक, जो भी आपको रोल नंबर है यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसा कि देख पाए हम लोग यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का टाइम रहेगा इस पेपर को हल करने के लिए और 70 नंबर का आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, एक खंड अ है, दूसरा खंड ब है। ठीक है, तीसरा बोला है कि खंड अ में जो है 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक में देने होंगे। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20 नंबर के। इसके बाद उसी में बोला है कि खंड अ में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है आपको। और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, न तो इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करके उसे मिटाना है। मतलब एक बार जो आपने रंग दिया उसको रंग देना है। ठीक है, फिर बोला कि प्रश्न के जो अंक है उसके सम्मुख अंकित है। मतलब कोई भी प्रश्न है उसके सामने लिखा गया है कि वो कितने नंबर का हो। ठीक है, चलो यहाँ पे निर्देश है, निर्देश पढ़ लेना आप लोग, ये तो निर्देश ही है। पेपर कहाँ से स्टार्ट होता है वो आप लोगों को हम बताने वाले हैं। देखो यहाँ से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होगा। मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। देखो खंड अ, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसा पहला प्रश्न यहाँ पे है कि एंथ्रेसाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। एंथ्रेसाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है, तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे कोयला। मैं ज्यादा समय आप लोगों को गवाऊंगा नहीं, जल्दी से मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देखो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई वो 1970 में किया गया था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा अगर हम प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है धात्विक है। ठीक है, तो अब्रक, लौह अयस्क और 2 ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आंसर तो आप लोगों का लौह अयस्क ही होगा, तो यही बता देता हूँ, लौह अयस्क नोट कर लो। तीसरा प्रश्न भी क्लियर हुआ। इसके बाद देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। मतलब रबी की फसल आप लोगों को बताना है, तो हो जाएगा आपका चना। चना जो है इसमें रबी की फसल है। और पांचवा प्रश्न अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, जिसे हम लोग सोपानी खेती भी कहते हैं, मतलब किस राज्य में सीढ़ीदारी खेती की जाती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान में कि उत्तराखंड में, तो आपका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहुसंख्यक वर्ग पूछ रहा है, तमिल, सिंगली, ईसाई, मुस्लिम, तो आपका सिंगली जो है वो बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में। आगे बात करें सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में है। मतलब इसमें बताना कि संघ सूची में कौन सा विषय है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रतिरक्षा। चलो आठवां देखो, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था कहाँ आयोजित किया गया। ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, क्या आपके भारत में, तो हो जाएगा आपका अमेरिका में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 9 जो है वह निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, तो वो आपके फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम थे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 प्रश्न हो गया। चलो 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां अगर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन 1815 की जो वियना संधि से संबंधित है। 1815 में जो वियना संधि हुई थी उसमें कौन संबंधित है। विस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक, जोसेफिन मेथ्सनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। ठीक है, 11वां प्रश्न देखो, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। चलो 12वां प्रश्न देखो, राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस देश से हुआ था। 13वां, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा आपके नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय योग्य संसाधन। 14वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? भूमि संकुचन का मुख्य कारण पूछ रहा है, वो है आपका गहन खेती। ठीक है, पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण पूछ रहा है। ठीक है, गहन खेती नहीं होगा, अधिक सिंचाई होगा। क्या होगा? अधिक सिंचाई। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही कर लेना, अधिक सिंचाई होगा। चलो 14वां प्रश्न भी क्लियर बना। 15वां बढ़ते हैं। देखो 15वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जो शिशु मृत्यु दर है वो निम्नवत है, मतलब कम है सबसे? तो आपकी केरल जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं सुरामा कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ था। ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? सबको मालूम है कि ऑप्शन डी पे जाओगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 17वां प्रश्न भी क्लियर हुआ। 18वां, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1919 में हुआ था ना। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां देखो, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य मेन कारण बताओ, तो है आपका खिलाफत आंदोलन था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20वां है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? ये भी सिंपल है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, तो बहुत तेजी से ही हमने 20 विकल्पीय प्रश्न करा दिया और इसको याद कर लेना आप लोग। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे खंड ब स्टार्ट होता है आप लोगों को, जिसे वर्णनात्मक प्रश्न पहला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको देना है तो कम से कम 80 शब्द होने ही चाहिए। जैसा पहला प्रश्न यहाँ पे बोला है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? 4 नंबर के लिए प्रश्न है, कम से कम 80 शब्दों में कह रहा है कि लिखने के लिए बोला है। ठीक है, इसमें अब मैं सरल शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा हमने ऋण डाला और लिखा हेडिंग के राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर। एक साइड हमने राष्ट्रीय आय लिखा और दूसरे साइड हमने प्रति व्यक्ति आय का कॉलम बनाया। और राष्ट्रीय आय में पहला हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय आय जो होता है अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में, मतलब प्राय एक वर्ष में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा की वास्तविक या शुद्ध मात्रा होती है, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है अभिप्राय देश के एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति को निश्चित समय, मतलब एक फिक्स टाइम है, जैसे प्राय एक वर्ष में प्राप्त होने वाले आय से है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने जिक्र यहाँ पे किया है कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का संपूर्ण योग होती है। और साथ ही प्रति व्यक्ति आय में जो होता है कि किसी देश की जो राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। मतलब प्रति व्यक्ति आय अगर आपको निकालना है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय वहां पे कितनी है और टोटल, और बटे में वहां पे जनसंख्या कितना है उसका भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। और वहां से पूछा था ना ये हमको कि देशों की तुलना के लिए बताइए कौन सा बेहतर है। तो देखो विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए जो प्रति व्यक्ति आय होता है ना, वो राष्ट्रीय आय से क्या होता है, बेहतर है। तो प्रति व्यक्ति आय बेहतर है राष्ट्रीय आय से। तो ये भी प्रश्न हमने क्लियर कर दिया। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हो गया ना। या तो ये प्रश्न नहीं लिखना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा करना है, 4 नंबर के लिए। चलिए मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताता हूँ। प्रश्न उत्तर संख्या 4, ठीक है, 4 का हमने अथवा किया है, मतलब ये वाला प्रश्न हमने नहीं किया है, हमेशा इसको करता था, इस बार हमने अथवा कर दिया है। अच्छी बात है, इसको आप लोग अपने से कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका ये वाला नहीं किया हूँ, मैं अथवा किया हूँ। अथवा में क्या दिया थोड़ा उसको देख लेते हैं। अथवा में दिया है यह कि 1928 से लेकर 1934 के मध्य होने वाली जो महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। मतलब 1928 से लेकर 1934 के मध्य जो महामंदी आई थी उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछ रहा है।
प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का अथवा हमने हेडिंग डाला है। और पहला प्रभाव जो पड़ा कि महामंदी ने जो भारतीय व्यापार को प्रभावित कर 1928 से लेकर 1934 के बीच देश का जो आयात निर्यात था वो घटकर बिल्कुल क्या हो गया, आधा हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत कम होने से क्या हुआ था कि भारत में जो गेहूं का भाव था बिल्कुल कितना कम हो गया, 50% कम हो गया। और कृषि उत्पादों की कीमत जो है तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से भी क्या किया था, वहां पे इनकार कर दिया। और अमेरिका की जो शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई और इसकी वजह से वहां के लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो यह चार यहाँ पे आप लोगों को महामंदी के कारण यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला, जो कि हमने आप यहाँ पे जिक्र किया। इसके बाद यहाँ पे ये वाला वर्णनात्मक पहला खत्म हो गया, वर्णनात्मक दूसरा, जो कि इसमें 6-6 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे देखो बोला है 150 शब्दों में, इसका उत्तर आप लोग लिखना, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, आपके क्वेश्चन बैंक में किताब में मिल जाएगा प्रश्न। अगर वो नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हो कि असहयोग आंदोलन जो है कब चलाया गया और इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारण की विवेचना कीजिए। पहले तो बताना असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और इसका कारण भी था चलाने का, उसको भी मात्र 2 ही कारण आपको जिक्र करना है और यहाँ से 6 नंबर आपको मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है और इसको समाप्त करने के 2 उपाय आप बताइए। 6 नंबर के लिए प्रश्न अथवा करके दिया, अगर वो नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लेना है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए भी है, तो दोनों में से कोई एक कर लेना है आप, ठीक है। हालांकि आप दोनों ही तैयार कर लेना है। 7वां प्रश्न देखो, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं और द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं। 3-3 नंबर मिल जाएंगे आपको, दोनों बता दोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे। अथवा करके अगर वो नहीं कर पाते हो तो बताना पड़ेगा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। 6 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो 7वां में दोनों में से कोई एक करना आप। 8वां देखो, 8वां है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। और अथवा करके दिया है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ये दोनों देखो, ये दोनों जो 8वां का दोनों है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। दोनों में से एक प्रश्न जरूर आपको बनेंगे, ठीक है। तो दोनों आपको तैयार होने चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप लोगों का मानचित्र कार्य स्टार्ट होता है कि मानचित्र संबंधित प्रश्न है। निर्देश में दिया है कि प्रश्न संख्या 9 का ए तथा 9 का बी मानचित्र से संबंधित है। मतलब 9 का ए जो है इसमें 5 नंबर के मानचित्र हैं और 9 के बी ये भी 5 नंबर के मानचित्र, मतलब 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है, ठीक है। कह रहा है कि सही नाम दर्शाओगे तो आधा नंबर आपको मिलेगा और सही अंकन के लिए आपको आधा नंबर मिलेगा। मतलब सही नाम बताओ और सही लोकेशन बताना पड़ेगा आपको। जैसे पहला है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, ठीक है। तो सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ था यहाँ पे आपके कलकत्ता में, ठीक है। तो मानचित्र में देख पा रहे हो कलकत्ता, ठीक है। आपको यहाँ पे साइन कैसे बनाना है, इस तरह करके और यहाँ से एक बीच में बिंदु दे देना है, बस। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, कलकत्ता। लोकेशन यही है। आप मानचित्र खरीद लेना, 1 रुपया का मिलता है मार्केट में, वहां से भरने सीख लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून तोड़ा था दांडी में, जो कि गुजरात में पड़ता है। देखो यहाँ पे ये वाला लोकेशन, ये दांडी है जो कि गुजरात में। लोकेशन याद कर लेना कहाँ पे है। इसके बाद तीसरा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, तो वह था अमृतसर में, और अमृतसर का लोकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाला है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद एक वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो खेड़ा में, गुजरात में हुआ था किसान आंदोलन। तो यहाँ पे ये वाला लोकेशन जो है, यह है खेड़ा, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। चलो लास्ट अगर हम बात करें इसमें कि वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी,
ठीक है, तो चौरी चौरा का घटना घटा था, लोकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ चौरी चौरा का घटना घटा था इस लोकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो। चलो, ये भी क्लियर हुआ। तो ये तो मानचित्र 9A था। अब 9B में देखो, बोला है कि निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई? लखनऊ, सबको मालूम है। तो यहाँ पे लखनऊ का डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। देखो लखनऊ वाला ये है, और यहाँ देखो इस लोकेशन से किया था, तो इस डायग्राम से हमने दर्शा दिया। इसके बाद देखो, नर्मदा नदी पर बना एक बांध, इस वाले चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो नर्मदा नदी पर बना बांध, तो नर्मदा नदी पर बना है बरगी बांध। ठीक है, जो कि देखो बरगी बांध यहाँ पे है, और इसका इसको हमने इस साइन से दिखाया, इस चिन्ह से जो कि बोला है वो। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी जो कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बहती है इस तरह, इस लोकेशन पे गोदावरी नदी। ठीक है, ये गोदावरी नदी है। देखो इस साइन से हमने इसको डिनोट कर दिया है। प्रश्न नंबर तीसरा है, तो इसलिए तीसरा लिख दिया हूँ, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि तीसरे का उत्तर गोदावरी नदी है। इसके बाद चौथा है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य बताइए जो कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य है आप लोगों का पश्चिम बंगाल में। देखो ये वाला लोकेशन पश्चिम बंगाल का है, और इस साइन से दर्शाना था, तो ये साइन हमने यहाँ पे बता दिया है। चौथा ये प्रश्न है, तो चौथा हमने लिखा। लास्ट आप लोगों का है यहाँ पे कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आप इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो भारत का कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कलपक्कम है, जो कि इस लोकेशन, जैसे ये भाग श्रीलंका का है, ऊपर ये लोकेशन देख सकते हो कलपक्कम, और ये 5वां प्रश्न का उत्तर है। और इस साइन से बोला था, तो साइन भी हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और अब जो है यह है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य का विकल्प के रूप में। ठीक है, जिनकी आंखें कमजोर हैं उनके लिए यह प्रश्न दिया गया है। ठीक है, बस आप लोगों को यहीं तक करना था। आप लोगों को पूरा 70 में 70 नंबर हमने क्लियर करा दिया, और जो प्रश्न हमने बताया उसको नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर, वायरल पेपर है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।